हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट 15 डेज़ यही बचे हैं ना आपके पास, तो खूब ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही होंगी। आप सब में वो दम है क्वालिफाई करने का, सब में जज्बा है, सब में जोश भी है। अब राइट स्ट्रैटेजी को लेते हुए जो भी आप कर भी रहे हो, स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम जा चुका है। अब जो नहीं करना है और जो करना है उस साथ साथ हम बताते हैं आपको। आप उसको फोकस करिए और जो भी नंबर, जो भी मार्क्स अभी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उसको आप 50 to 100 मार्क्स तक जंप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लास्ट 15 डेज़ में आप कुछ जादुई शक्ति मिल जाएगी और आप 700 नंबर पे आ जाएंगे, भले ही आपके 300 नंबर आ रहे हैं। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा। या कोई अगर आप इसके जाल में जा भी रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फाइनली एट द एंड वही होगा जो आपने पूरे साल किया है। तो पूरे साल जो भी किया उसका अभी समय नहीं है बात करने का। अब जो आपको करना है वो क्या है कि एनसीईआरटी के बेसिस पे मॉक टेस्ट देते हुए आप अपने वीक पॉइंट को सुधार सकते हैं। मार्क्स कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे ये आपकी मेहनत बता ही देगी। अब ये लास्ट मोमेंट पे निचोड़ टाइम चल रहा है, तो आपको अभी क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है वो मैं क्लियर कर बताने वाला हूँ। देखना वीडियो को और हो सके तो इसको अप्लाई करने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे पास में एज ए कोरा एक्सपर्ट गाइड काउंसलर्स की बेसिस पे जो मेरे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैक्सिमम जो बाढ़ आ रखी है क्वेश्चंस में, वो ये हैं कि सर अब हम क्या करें। क्या हम एनसीईआरटी 20% रह गई है, रिवीजन नहीं हो पाया है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं 300 500 मार्क्स आ रहा है, तो क्या मैं पिछले आखिरी नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या उसको मैं 700 तक ला सकता हूँ। मेरा आंसर है नो, वो नहीं आ सकते। 350 या 500 से 700 नहीं आएंगे या 600 नहीं आएंगे, पहले 550 आएंगे। और 550 लाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि शायद आप पहले से कर रहे हो। लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि अगर आप इसको अप्लाई कर गए तो हो सकता है कि आपके मार्क्स जो भी अभी आ रहे हैं वो 50 to 100 बाद ऊपर जंप हो जाएँ। जो भी मीन्स जिसके 300 आ रहे हैं 500 पे जाएगा, 700 पे कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। जो 500 है वो 600 जा सकते हैं, तो ध्यान से देखना। अब जो टाइम हमारे पास बचा हुआ है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको बेड़ा पार कराएगी। बाकी सारे मॉड्यूल अगर हम तराजू में रखें, ये तराजू है दोनों साइड का, अगर आप यहाँ पे अनगिनत मॉड्यूल्स ले लो, किताबें, जो भी एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स स्टडी मटेरियल सब रख लो, अगर आप यहाँ सिर्फ एनसीईआरटी रखो तो इसका वज़न ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन सब के। एनसीईआरटी ही आपको सारा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको छुटकारा दिलाएगी। 170 प्लस क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आ रहे हैं। ये मैं कई वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन शायद कोई समझना ही नहीं चाहता है। तो आपको करना क्या है। बीइंग ए बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर, मैं बायोलॉजी पढ़ाने के नाते मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की ही बात करूँगा, क्योंकि ये 50% सिलेबस आपके नीट का कवर करता है। मीन्स अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो अकेले बायो में आप 300 प्लस ले सकते हो। बट अगर किसी के ओवरऑल ही 350 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, उसने बायोलॉजी भी ठीक से नहीं पढ़ी है, क्योंकि ओवरऑल में फिजिक्स केमिस्ट्री भी 350 आ रहा है मिला करके। तो वो कैसे आप कर सकते हो, यही जो मैं बायोलॉजी में बताने जा रहा हूँ आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अप्लाई करना। क्या, जब आप एनसीईआरटी खोलते हैं, अब एनसीईआरटी रिवीजन करने का टाइम नहीं है। एनसीईआरटी कब खोलें, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट आप लगातार दे रहे हैं 3 आवर्स का, 3 आवर 20 मिनट्स का, तो उसमें बहुत सारे एनालिसिस के समय आपको ये पता चल रहा होगा कि कितने आपके रॉन्ग हैं, कितने आपने छोड़े हैं। ये पता लग रहा हो, कुछ नंबर होगा, सपोज करो 180 में से आपने करीब करीब 15 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए और 7-8 छोड़ दिए, तो ये 22 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए काफ़ी है, उसको आउट ऑफ नीट करने के लिए काफ़ी है। या इतने पीछे कर देगा कि आपका हो सकता है कि काउंसलिंग आते आते सीटी भर जाए, दरवाजे ही बंद हो जाएं। ये एक रैंडम वैल्यू, किसी का उससे ज़्यादा जा रहा होगा, कहीं किसी से कम जा रहा होगा। तो इन चीज़ को और कैसे मिनिमाइज़ करें मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी भी अगर आप इसको फोकस कर लेते हो तो बच जाओगे, मीन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। मैं इंडिविजुअल तो नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे कि ये ऐसा करें तो 650 आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी नॉलेज है वही बाद में काम आएगी, जितनी नॉलेज है उसी की बेसिस पे आप एग्ज़ाम दोगे। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपने जो रॉन्ग एनालिसिस देखा अपना, वो आप देखो कि वो कौन से चैप्टर से है, कौन से टॉपिक से है। तो एनसीईआरटी में वही चैप्टर आपको दोबारा उठाना है और लाइन टू लाइन फिर से देखना है। मैं मान रहा हूँ कि ये थोड़ा टफ है, मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये आगे टाइम बचाएगा आपका।
तो उसी चैप्टर को एनसीईआरटी में देखना है फॉर बायोलॉजी। और क्या क्या देखना है, और कि बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। तो ऐसे लोग सोचते हैं याद तो हो गया, लेकिन क्या रिटेन कर पा रहे हो? जब क्वेश्चन आ रहा है तो क्या आप उसको दिमाग से फटाफट निकाल के अपने आंसर्स में देख पा रहे हो? नहीं ना, या हाँ तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको कैसे करना है, मेरे पास ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी के रीप्रिंट 2006 से लेके अब तक 2-3 बार हो चुका है। एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो उसमें बच्चों कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। प्लांट किंगडम की एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ये पेज नंबर 30 है। इसमें पुरानी एनसीईआरटी में कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मिसिंग है और नई एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो हो सकता है कि जो 3-4 साल या 2 साल से ड्रॉप कर रहे हों वो इन एग्जाम्पल्स को इग्नोर कर रहे हों, तो वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एल्गे में आइसोकेमिस्ट के नीचे एक यूडोरीना का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि पुरानी रीप्रिंट वाली एनसीईआरटी में नहीं है, जो बाद में जो मीन्स सप्लीमेंट्री मटेरियल में प्रिंट हुआ है उसमें ये है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को मिस मत करना, क्योंकि अगर वो ऑप्शंस में आ जाते हैं तो आपको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस, बट आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, सब एनसीईआरटी का ही है। ये पहली चीज़ हो गई। देन सेकंड आपको क्या करना है, ऐसे ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री में देखिएगा, जब आप यूनिट शुरू करते हैं, कोई भी यूनिट जब स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ साइंटिस्ट की डिस्क्रिप्शन आती है। अब उसमें ये तो नहीं आएगा कब पैदा हुए थे, कब उनकी डेथ हुई, बट उनका कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इनको एक बार जरूर देख लेना। ये बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं क्योंकि वो स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन मटेरियल को चेक करते करते इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, तो इसको मिस नहीं करना है। एंड सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, हर एक चैप्टर के पीछे जो समरी है, समरी, इसके अंदर में कुछ नए पॉइंट्स मेंशन होते हैं जो कि पीछे डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया होता है, तो उसको भी कुछ अंडरलाइन कर लेना जरूर अच्छे से। अलग अलग चैप्टर में हैं ऐसा, ठीक है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट क्या है, ये टेबल्स हैं। ये टेबल्स जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा इसमें है तो कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरे पास में हैं। जैसे ये एक नीट का मेरे पास पेपर है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो उसमें ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं उनको पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो नहीं आएंगे तब आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। इसी के बेसिस पे, और आपको एनसीईआरटी को आप पढ़ना नहीं है, टाइम खत्म है पढ़ने का भी, ना रिवीजन करना है, उसका टाइम जा चुका है। सिर्फ मॉक टेस्ट पे रहो, डेली एक मॉक टेस्ट या 2 दिन में एक बार मॉक टेस्ट जरूर देना है। 2 दिन में अगर एक बार मॉक टेस्ट दोगे तो उससे क्या होगा, एक दिन मॉक टेस्ट दिया, अगले दिन उसका खुद एनालिसिस करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसे मार्क्स देख करके बैठ जाओगे, उसका कोई सोल्यूशन, कोई आंसर, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपने एक मॉक टेस्ट दिया, हर एक क्वेश्चन को देखो, क्या मुझे चारों ऑप्शंस पता थे, चारों में से एक सही होता है ना, तो क्या बाकी तीनों के आंसर्स पता थे, तो नहीं पता थे उसको पता करो। इसका मतलब वो आपके वीक पॉइंट है, ऑप्शन से ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको करना है ज़रूरी। और अभी भी अननेसेसरी जो ऑनलाइन इंटरनेट पे आप जा करके अलग अलग क्वेश्चन आंसर देख रहे हो, बेटा उसका टाइम नहीं है अभी, अननेसेसरी टाइम नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वह जाइए, उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अननेसेसरी किसी का लगातार वीडियो देखना, वो देखना, इससे बेटर कि आप एनसीईआरटी अपना खुद देख लो, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो ये आपको करना है, मीन्स सोशल मीडिया से थोड़ा सा भी डिस्टेंस करना है, क्योंकि अब पूरे साल जो आपने पढ़ा, पूरे साल आपने भी इंतज़ार किया इस दिन का 17 जुलाई का, पूरे साल पेरेंट्स ने अपना खून पसीने की जो कमाई आप पे लगाई है, वो भी काफ़ी उम्मीदें लगा के आपसे बैठे हुए हैं कि अब ये कुछ करेगा। तो अभी इन दोनों को फोकस करते हुए बच्चों आपको अपने लिए काम करना है, क्योंकि फाइनली एट द एंड कुछ भी बातें कर लो, जो मर्जी कितना मर्जी बोलें कि आप ऐसा कर सकते हैं, फाइनली आपके हाथ में जो हुनर है वही उसी के बेसिस पे रिजल्ट आएगा। कोई भी हार्ड फास्ट नहीं है कि हम कुछ भी, मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कोरा में कि क्या हम आखिरी 20 दिनों में कुछ पढ़ करके क्या 600 प्लस ला सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 340 या 50 मार्क्स बन रहे हैं। कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। फाइनली जो फैक्चुअल आपका नॉलेज है, जो आपको याद किया है, वही उसी के बेसिस पे आएगा। और जो आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं ना, जो रिजल्ट मॉक टेस्ट में आ रहा है उसी के आसपास ही मेन एग्जाम में आने वाला है। कोई भी ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेगा, मीन्स जे शेप कर्व किसी का नहीं बनने वाला है, और अगर बन भी गया तो फिर उसका वो क्रैश फेज जरूर आ जाएगा। तो जे शेप कर्व की जगह अपने जो स्टेबिलिटी सिग्मॉइड कर्व है उस पर ध्यान दीजिए, उसी के बेसिस पे आप अपना ग्रोथ कर सकते हैं। और इसको फॉलो करके अब फाइनल में पढ़ाई पे आ जाओ, ठीक है। देखना बच्चों, अगेन आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी बेस्ट विशेज़ कि आप सब बहुत अच्छा करें। मिलते हैं अगली बार।